नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं 9th ज्योग्राफी में दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप, और इसका आज हम देखेंगे अंतिम भाग 8, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखते हैं कि समुद्र तटीय मैदान किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र तट से लगा सकरी पट्टी में फैला मैदानी क्षेत्र समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के तट से लगा हुआ सकरी सी पट्टी में फैला मैदानी क्षेत्र समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। और पूर्वी तट पर स्थित मैदानी क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तट पर स्थित मैदानी क्षेत्र को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ध्यान देंगे कि जब हम पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किए थे तो उसमें बताए थे कि पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट और पूर्वी की तरफ पूर्वी घाट श्रेणी है। तो जो ये तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, ये वास्तव में इन्हीं पर्वत श्रेणियों और तट के मध्य स्थित है। यानी प्रायद्वीपीय पठार से लगा हुआ पर्वत श्रेणी पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट और समुद्र तट के मध्य, इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और समुद्र तट से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक फैला हुआ सकरी सी पट्टी में यह मैदानी क्षेत्र है, जो कि गुजरात से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक फैला है। देखें कि इस मैदान की सबसे ज्यादा चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती के डेल्टा में है। नर्मदा और ताप्ती नदी का जहाँ डेल्टा है, ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, यानी अपना जल सीधा सागर में गिरा देती हैं। तो जो नदियां सीधा अपना जल सागर में गिरा देती हैं, अपने मुहाने का निर्माण नहीं करती हैं, उसको कहते हैं ज्वारनदमुख या एस्चुअरी कहते हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जितनी भी हैं, वो अपने मुहाने का डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसको कहते हैं डेल्टा। यानी नदियां समुद्र में विलीन होने से पहले नदियां जो भी अपने साथ मलबा बहा करके लाती हैं, तो इस नदी की गति मंद होने के कारण उसके मुहाने पर उसका निक्षेपण करना शुरू कर देती हैं। नदियां अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करना शुरू कर देती है, और इस प्रकार से नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। तो नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है, और यही नदी का मुहाना डेल्टा कहलाता है। तो ध्यान देंगे, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, अपने मुहाने का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए
तो पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक फैला है। और इसमें देखें कि कच्छ के रण से लेके दमन द्वीप तक जो है कि तट कहलाता है गुजरात तट। ठीक है, तो कच्छ के रण से लेकर यानी गुजरात का तट कहलाता है गुजरात तट, जो कि दमन द्वीप तक है, दमन द्वीप तक। और फिर दमन द्वीप से लेके गोवा तक, दमन द्वीप से लेके गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। और फिर इसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक का तट कहलाता है कन्नड़ तट। गोवा से मालाबार के मंगलौर तक का तट कहलाता है कन्नड़ तट। और फिर मंगलौर से लेकर केरल के कन्याकुमारी केप कोमोरिन तक का तट कहलाता है मालाबार तट। ठीक है, तो यह हुआ पश्चिमी तटीय मैदान और इसके तट के बारे में। ध्यान देंगे कि इसमें लैगून झीलों की अधिकता है, लैगून झील सबसे अधिक पाई जाती है। लैगून झील किसको कहते हैं? लैगून झील यानी लैगून झील ऐसी झील जो स्थलीय भूभाग के तट से लगी हुई हो और जिसमें समुद्र का जल पहुंचता हो और एक सकरी सी पट्टी से घिरा हो। यानी मान लीजिए जहां कहीं भी स्थल की बनावट कहीं इस तरीके से है ना, तो तट की बनावट ऐसे है और इसमें समुद्र का जल पहुंचता हो, और समुद्र का जल जब पहुंचता हो तो यही जल एक पतली सी रोधिका से घिर जाए, पट्टी से घिर जाए, तो यही जो झील बनती है उस झील को हम कहते हैं लैगून झील। लैगून झील केरल में सर्वाधिक है, जिसमें वेबनाड झील नाविकों की प्रतियोगिता होती है। आगे देखेंगे कि तट से लगी हुई ज्यादातर लैगून झीलें ही होती हैं, जिसका निर्माण इसी तरह होता है, निक्षेपण से, सागर से लाए निक्षेपण से क्या हो जाता है, रोधिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और कि इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। सोचने की बात है कि तटीय मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण सागर से आने वाली तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से तथा प्रायद्वीपीय नदियों से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से हुआ है। यानी जो समुद्र तटीय मैदान बना वो समुद्र से लाए निक्षेपों मलबों के जमाव से या उसके अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा लाए जलोढ़ निक्षेपों अवसादों के जमा करने से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, जबकि सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, ये जो पठारी भाग है, ये जो पठारी भाग है ये सबसे भूमि का प्राचीनतम भाग है। चलिए आगे समझते हैं इसमें फिर पूर्वी तटीय मैदान को, है ना। तो देखें कि पूर्वी तटीय मैदान की ओर कहां से कहां तक इसका विस्तार है। पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिम बंगाल में यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी भाग तट से लगा हुआ पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। और ये पूर्वी तटीय मैदान देखें कि इसमें तमिलनाडु का मैदान, आंध्र का मैदान, उड़ीसा का मैदान कहलाता है। और इसके तट कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इससे पहले देखें कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये सकरा है, जबकि इसकी अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ाई में फैला हुआ है। कारण यह है कि पूर्व की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं
वो बड़ी बड़ी नदियां हैं और एक लंबी दूरी तय करती हैं। एक लंबी दूरी तय करती हैं जिसके कारण वो अधिक मलबा लेकर के आती हैं और उसका निक्षेपण करती हैं। यानी निक्षेपण सबसे ज्यादा पूर्वी तटीय मैदानों पे होता है या हुआ है, जिसके कारण यह मैदानी क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर नदियां छोटी हैं और ये लंबा रास्ता तय नहीं करती, इसीलिए यह पश्चिमी तटीय मैदान सकरा है, पतली पट्टी में फैला हुआ है। ठीक है, तो आगे देखें कि पूर्वी तटीय मैदान है ये कन्याकुमारी से लेकर ये कोलेरू झील, ये यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है। ये जो देख रहे हैं गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा है। इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में झील है जिसको कहते हैं कोलेरू झील। तो कोलेरू झील से लेकर ये तमिलनाडु का तट कहलाता है आपका कोरोमंडल तट, यानी मुख्य रूप से तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट और इसका विस्तार है आंध्र के गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के मध्य तक। ठीक है, तो कोरोमंडल तट है। इसके ऊपर के तटीय भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार या उत्कल तट। उत्तरी सरकार उत्कल तट यानी कोलेरू झील से ये जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, इस डेल्टा से उत्तर की ओर के तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार या उत्कल तट। उड़ीसा का तट कहलाता है उत्कल तट या कलिंग तट। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी जब नदियों का चैप्टर पढ़ाएंगे और इसके आगे हमको वही पढ़ना है, नदियों वाला टॉपिक अपवाह तंत्र। तो उसमें बताएंगे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में आज हमने अध्ययन किया। और द्वीप समूह की जो बात है, तो द्वीप समूह दो हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस बंगाल की खाड़ी में जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और दूसरा है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवारती और यह है अरब सागर में, और यह एक प्रवाल द्वीप है ना। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप समुद्री जीव जो कि अल्प समय तक के लिए जीवित होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की उनका कवच होता है, खाल होती है, और जब वो मृत होते हैं तो उसी का निक्षेपण होता है और उसी निक्षेपण से जिस द्वीप का निर्माण होता है उसको कहते हैं कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, और द्वीप के बारे में, द्वीप समूह के बारे में विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से एक हम वीडियो बनाए हैं। पहले अध्याय का 9th में पहले अध्याय का तीसरा भाग देखेंगे तो भारत के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, जल संधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैंने अध्ययन कराया है, पढ़ाया है। तो इसके लिए द्वीप समूह के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है और इसका पीडीएफ हम पहले भी भेज चुके हैं और फिर हम जो बच्चे नहीं जिनको मिला होगा उनको पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक्स।